हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेंटोर्स इंस्टीट्यूट। मैं अब्दुल्लाद आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे, जहां हम CUET 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 और 2 पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। चैप्टर 3 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। आज है उसका लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने लगभग 13-14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि चित्र में P तथा Q के बीच प्रतिरोध होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये एक डायग्राम गिवन है, इसमें ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है, Q है। इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका ना मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है। देखो सभी ये R स्मॉल r प्रतिरोध का ये 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इसमें 6 प्रतिरोध R प्रतिरोध के 6 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है एक चीज़ ध्यान रखना, अगर दो किसी भी समान प्रतिरोध को अगर हम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला तो पता होगा। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R = R1 + R2। और समांतर क्रम के लिए क्या हो जाता है, अगर हम समांतर क्रम की बात कर लें तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। लेकिन अगर प्रतिरोध दोनों समान हो, R1 R2 क्या हो, इक्वल हो, तो श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध तो डबल हो जाता, मतलब 2R हो जाता। और समांतर क्रम में क्या हो जाता, वो R/2 हो जाता, उसका आधा हो जाता। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AB के बीच ये दोनों प्रतिरोध कैसे, ये दोनों जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कैसे है, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध मैं ले रहा हूँ R'। तो AB के बीच इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध इसको मैं R' कह रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, आधा। मैंने अभी बताया था कि अगर दो समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, आधा हो जाता, मतलब R/2 हो जाएगा। तथा इसी प्रकार AC के बीच भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार AC के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये दोनों भी समांतर क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध मैं इसको ले रहा हूँ R', वो भी कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब इन टोटल की जगह ये दोनों AB के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये वाला, इन दोनों का जो तुल्य आया और इन दोनों का तुल्य, ये आपस में कैसे है, समान श्रेणी क्रम में। तो R' व R" कैसे, जो R' व R" ये कैसे आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। तो श्रेणी क्रम में फिर से क्या कर दो, इसको मैं R" ले रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम R/2 + R/2। इसको सोल्व करोगे 2R/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होके R" की वैल्यू आ जाएगी R। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास, अब इन टोटल की जगह मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दूँ, अब इस टोटल की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, इन सब की जगह पे, इन सब की जगह पे एक प्रतिरोध आ चुका हमारा R। अब देखना ये R ये तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिसको कि हमने R" कह रखा, R', R व R, ये कैसे हैं, ये तभी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R = 1/R' + 1/R + 1/R। इसको सोल्व कर लो, 1/R = 1/R' भी R है, + 1/R + 1/R। इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, LCM R आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 1 कर दो। तो ये 1/R = 3/R, स्मॉल r है ना, सॉरी, ये 3/R। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, R/3। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, R = R/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, R/3। ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध से 0.2 एम्पियर की धारा देने वाले 2.1 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से। तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 10 ओम का प्रतिरोध, कोई बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R कितना हमारे पास, 10 ओम। 0.2 एम्पियर धारा I कितना है इसमें, 0.2 एम्पियर लिया जा रहा की धारा देने वाला 2.1 वोल्ट का सेल, मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल E कितना है हमारे पास, 2.1 वोल्ट। ठीक है,
अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध R। हमें पता है इन सब में रिलेशन क्या होता है, चूँकि I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। I की वैल्यू कितना हमारे पास 0.2, कैपिटल E की वैल्यू कितना हमारे पास 2.1 वोल्ट, अपॉन कैपिटल R कितना हमारे पास 10, और प्लस स्मॉल r हमें पता नहीं, ये कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 2। सोल्व करना है इसको, कितना आ जाएगा, 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 2 दैट इज 10.5। तो r की वैल्यू आ जाएगी 10.5 माइनस 10, तो स्मॉल r आ जाएगा आपका यहाँ से 0.5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 0.5। ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था ये, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें है, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। सेल के वैद्युत वाहक बल को कैपिटल E से लेते हैं, तथा इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को R से लेते हैं स्मॉल r। यह 3.9 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है, मतलब बाह्य प्रतिरोध हमारा कितना है यहाँ पे 3.9 ओम से जुड़ा है। तो सेल पर विभव का मतलब V निकालना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, सेल का वैद्युत वाहक बल EMF को E से लिखते हैं, ये 2 वोल्ट है। तथा इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल्स टू 0.1 ओम है, या 3.9 ओम के प्रतिरोध से, मतलब कैपिटल R कितना है 3.9 ओम से जुड़ा है। तो सेल पर विभव होगा, हमें क्या निकालना है, V इज इक्वल्स टू 1। फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी यूज़ किया था। हमने अभी क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, I इज इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। चूँकि धारा तो इसमें गिवन है, तो ओम का नियम लगा दो, I इज इक्वल्स टू क्या यूज़ कर सकते हो, V अपॉन R। तो I की जगह रख दो यहाँ पे V अपॉन R इज इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। विभव हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, अपॉन R कैपिटल R कितना 3.9 इज इक्वल्स टू E, सेल का वैद्युत वाहक बल 2 है, अपॉन स्मॉल r कितना हमारे पास 0.1, और प्लस कैपिटल R है 3.9। तो इसको सोल्व करना कितना आ जाएगा, V अपॉन 3.9 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3.9 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 4.0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 3.9 अपॉन 2। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो विभव कितना आ जाएगा 1.95 वोल्ट। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, 1.95 वोल्ट। ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये रहा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा 1.95 वोल्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, दर्शाए गए चित्र में माना पहले 2 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, ये दोनों कैसे है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो संयोजन में टर्मिनल ए तथा सी के मध्य विभवांतर होगा, जिसे कि हमें निकालना है VAC निकालना। ठीक है, तो चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो ए और सी के मध्य विभवांतर निकालना, चूँकि धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा VAC किसके इक्वल हो जाएगा, VAC इज इक्वल्स टू VA माइनस BC के इक्वल हो जाएगा। VA माइनस BC कर देंगे। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना। देखो यहाँ पे पॉइंट B है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है B है, तो VAC किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो VAC रहने दो। ये किसके इक्वल हो जाएगा, VA माइनस BB, क्योंकि अधिक विभव यहाँ का विभव सबसे अधिक होगा, और उससे कम यहाँ का विभव होगा, और सबसे कम C का विभव होगा। C का विभव क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA माइनस VB प्लस VC को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखना VC को लिखेंगे हम VB माइनस VC, ये क्या लिखेंगे हम VB माइनस VC। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा VA माइनस VB
प्लस वी बी माइनस वी सी। वी ए का विभवांतर क्या है यहाँ पे E1 है, माइनस वी बी का क्या हो जाएगा आई आर वन सॉरी स्मॉल आर है ना, आई आर वन, प्लस वी बी का कितना है हमारे पास एप्सिलॉन 2 A2 माइनस ये कितना हो जाएगा आई आर टू। अब इन्हें एक साथ ले लो, E1 प्लस E2 को एक साथ ले लो यहाँ से, E1 प्लस E2, यहाँ पे मैं E1 प्लस E2 कर दे रहा हूँ, E1 प्लस E2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो और साथ में आई भी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ अगर कैपिटल आई लिया तो यहाँ स्मॉल आई कर दो दोनों की, आई R1 क्या हो जाएगा, अच्छा देखना इसको मैं क्या कह दूँगा, VAC इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 के क्या हो जाएगा, ई तुल्य कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा ई तुल्य, और माइनस आई आर तुल्य है आई, और ये R1 प्लस R2 क्या है आर तुल्य। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ओवरऑल ये आ जाएगा VAC इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन कह दो या ई कह दो, ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं, इसको रिजल्टेंट कहते हैं, तुल्य का मतलब रिजल्टेंट, एप्सिलॉन ये ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य। ऑप्शन सी क्या है हमारा, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है क्या यह संभव है कि किसी बैटरी का वैद्युत वाहक बल का मान अशून्य हो, मतलब वैद्युत वाहक बल को हम किससे लेते हैं, ई नॉट इक्वल टू 0 हो परंतु प्लेटों के मध्य विभवांतर शून्य हो, प्लेटों के मध्य विभवांतर वो क्या हो, शून्य हो। हाँ हो सकता है, देखो कई सारे सेल को मिला के क्या बनाया जाता है, बैटरी बनाया जाता है। तो बैटरी में हो सकता है कि हम दो सेल इस तरीके से जोड़े जिसकी ध्रुवता अपोजिट हो, पहला प्लस माइनस इस तरीके से, तो इसकी ध्रुवता भी, इसका भी वैद्युत वाहक बल सेम हो और इसका भी वैद्युत वाहक बल सेम हो, तो नेट जो वैद्युत वाहक बल आएगा वो कितना आ जाएगा, ई माइनस ई 0 के इक्वल। लेकिन अब चूंकि नेट वैद्युत वाहक बल कितना है 0, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, संभव नहीं है। हाँ यदि अन्य समान बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ऐसा ना हो सकता है, यदि अन्य समान बैटरी विपरीत जुड़ी हो, विपरीत का मतलब जिसकी ध्रुवता एक दूसरे के ओपोजिट हो, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में 5 चालक एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो 5वें चालक में धारा का मान होगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 चालक मिल रहे हैं, तो 5वां चालक जो है इसमें धारा का मान क्या होगा। इसमें क्या नाम है, किरचॉफ का पहला नियम लगा देंगे कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा उसके जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है, मतलब आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग ये किसके इक्वल हो जाएगा, बराबर जाने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का योग। देखना अब कौन कौन सा है, देखो ये तो आने वाली, ये भी आने वाली, ये जाने वाली और ये भी क्या है, जाने वाली। आने वाली धारा कौन कौन सी है, 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। जाने वाली कौन सी है, एक तो 3 एम्पियर है प्लस 5 एम्पियर है और प्लस x है, प्लस x क्या है, x यहाँ से जाने वाली, तो इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 4 और 5 9 बराबर 5 और 3 8 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस 8, तो x की वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। अच्छा चूंकि ये क्या हो रहा है यहाँ से जाने वाली धारा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर x से बाहर, x से क्या है बाहर की ओर, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1 एम्पियर x से बाहर की ओर। क्योंकि प्लस का आया ना तो ये जाएगा, अगर माइनस का आता तो क्या होता है x की ओर आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है प्रतिरोध तथा सेलों से संयुक्त किसी बंद परिपथ के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग। यही क्या नाम है, किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध तथा सेलों के से संयुक्त किसी बंद परिपथ के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि किरचॉफ का दूसरा नियम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हुए दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना और इतना। आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल r1 और स्मॉल r2 है। बैटरी टर्मिनल पर विभव 1.5 वोल्ट है, मतलब ये तुल्य विभव कितना है, E है। पहले सेल का वैद्युत वाहक बल इतना है, मतलब ये E1 कितना हमारे पास 1.2 वोल्ट, तो दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल होगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, E2 निकालना।
हम इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वैल्यू, हमें पता है कि अगर दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू ये होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। E की वैल्यू कितना हमारे पास 1.5 वोल्ट, E1 कितना है, E1 है 1.2/R1। थोड़ा इसमें स्पेस ले लेते हैं, इसमें यहाँ लेते हैं ये कितना 1.5 वोल्ट इज इक्वल्स टू E1 कितना हमारे पास, E1 है हमारे पास 1.2 वोल्ट, तो ये 1.2/R1 कितना है 0.2, ठीक है, प्लस E2 कितना है, E2 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, अपॉन R2 कितना है 0.4 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 की जगह क्या आ जाएगा 1/0.2 प्लस 1/0.4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहीं पे। एक मिनट में एक लाइन खींच दे रहा हूँ यहाँ पे। बस चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, ये तो 1.5 रहेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम थोड़ा इसे नीचे कर देते हैं, ये यहाँ रहने वाला हमारा 1.5 इज इक्वल्स टू, मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 0.4, 0.2 से 0.2 2 टाइम, तो 12 दूनी 24, 2.4 प्लस E2 अपॉन में फिर से यही आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4, तो 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 1, 0.4 से 0.4 ख़त्म, ये निकल के आ जाएगा हमारा 1.5 इज इक्वल्स टू 2.4 प्लस E2 और अपॉन में 2 और 1 3 को यहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, मतलब 4.5 इज इक्वल्स टू 2.4 प्लस E2, तो E2 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 4.5 माइनस 2.4, तो E2 आ जाएगा हमारा 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2.1 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा E2 आ जाएगा हमारा E2 इज इक्वल्स टू 2.1 वोल्ट। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है 2.1 वोल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है 22, यहाँ दिए गए परिपथ में बिंदु ए बी तथा सी क्रमशः 70 वोल्ट 0 तथा 10 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे विभव ए कितना, ए बी और सी पे विभव गया है, तब हमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो बताना। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ दिए गए परिपथ में बिंदु ए बी तथा सी क्रमशः 70, मतलब ए पे विभव कितना है 70 वोल्ट, बी पे कितना है 0, बी पे कितना है यहाँ पे 0 है, ठीक है, तथा सी पे 10 वोल्ट है, सी पे कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं विभव मान ले रहा हूँ V है, विभव कितना है V है। अब मैं अगर बात कर लूँगा ए बी के डी के बीच विभव कितना हो जाएगा, तो 70 माइनस V। अगर मैं यहाँ पे विभवांतर की, ये तो विभव गिवन है, तो इनके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा हमारा 70 माइनस V। इसी तरीके से इसके बीच विभवांतर कितना होगा, V माइनस 0 कर दो तो सीधा सीधा विभवांतर कितना हो जाएगा बी डी के बीच का V। इसके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा 30 माइनस V। सॉरी, तो यहाँ का विभवांतर कितना हो जाएगा यहाँ 10 वोल्ट है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस V। ये विभवांतर, जैसे सपोज कर लो ये कोई 2 पॉइंट है, यहाँ का विभव है 70 और यहाँ का विभव है 30, तो इसके बीच का विभवांतर की अगर हम बात कर लेते हैं, विभवांतर कितना हो जाएगा 70 माइनस 30 40, मतलब इनके विभवों के अंतर को। यहाँ हम लोग किरचॉफ का नियम लगा लेंगे। किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, या ये कह दो कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो अच्छा, यहाँ पे धारा मैं मान ले रहा हूँ ए डी के बीच की धारा, मैं इसको देखना ध्यान से, ये मैं मान ले रहा हूँ कि ये भी आ रहा धारा और ये भी क्या है आने वाली, और यहाँ से ये क्या है जाने वाली। तो आई
AD आने वाली धारा प्लस IDC बराबर कितना हो जाएगा IDB के। IDB हमने क्या कर लिया, आने वाली धारा, हमने ये दोनों को आने वाले मान लिया और इसको क्या मान लिया यहाँ से जाने वाले। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाले। जो I किसके इक्वल होता, I इज इक्वल्स टू V/R। तो ये कितना हो जाएगा देखना, I की जगह हो जाएगा VAD/RAD प्लस VDC/RDC इज इक्वल्स टू VDB/IDB के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे विभवांतर VAD कितना है, VAD A से D के बीच का विभवांतर 70 माइनस V 70 माइनस V अपॉन RAD A से D के बीच का प्रतिरोध कितना है 10 ओम की बने ये रहा 10 प्लस VDC कितना है DC विभवांतर कितना है इसका 10 माइनस V 10 माइनस V अपॉन RDC कितना है RDC D से C तक का 30 ओम है बराबर VDB कितना है V इसके बीच का विभवांतर V ही है सिर्फ अपॉन और ये कितना है 20 ओम। देखना नीचे से सभी से 0 कैंसिल आउट होके ये बचेगा हमारा 70 माइनस V प्लस 10 माइनस V अपॉन 3 प्लस इज इक्वल्स टू V/2। इसको थोड़ा मैं सही कर दूँ, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू V/2। ये कैंसिल आउट होगा तो देखना क्या बचेगा यहाँ पे। इसको मैं सोल्व कर ले रहा हूँ V के लिए, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा V की वैल्यू के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको। ये जाएगा हमारा कितना हो जाएगा अभी इसको सोल्व करना, अपॉन में अलग अलग कर दें या एलसीएम लेके सोल्व कर लें, इसे किसी भी तरीके से कर लो। चलो एलसीएम लेके सोल्व कर लें। 7 का 21 210 माइनस 3V प्लस 10 माइनस V अपॉन 3 इज इक्वल्स टू V/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 2 दूनी 420 माइनस 3 और 1 4 4 दूनी माइनस 8V प्लस 2 दाएँ 20 इज इक्वल्स टू 3V। तो यहीं पे मैं सोल्व कर दे रहा हूँ आगे का। तो 420 और 20 कितना हो जाएगा 440 और माइनस 8V है उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 8V तो 3 और 8 11V। तो V कितना आ जाएगा 440 अपॉन 11 11 चौक 44। तो V कितना आ जाएगा हमारे पास 11 चौक 44 40 वोल्ट। देखना कोई सा ऑप्शन आ रहा है इसमें कि V 40 हो। बिंदु D का विभव 60 वोल्ट गलत है, बिंदु D का विभव 20 वोल्ट ना है। तो अब हमें AD DB तथा DC पथों में धारा 1 2 3 अब धारा का अनुपात निकालना। तो धारा कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं। इसमें धारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे विभव आ चुका हमारा कितना 40 वोल्ट। तो इसके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 30। इसके बीच का विभवांतर 40 ही रह जाएगा। इसके बीच का विभवांतर 40 माइनस 10 कितना आ जाएगा, इसके बीच का विभवांतर ये भी 30 वोल्ट आ जाएगा। तो IAB कितना आ जाएगा यहाँ से देखना IAD कितना I इक्वल्स टू V/R। विभवांतर कितना है इसके बीच का 30/10 ये कितना आ जाएगा 3। अगर हम बात कर लो IDB कितना आ जाएगा V/R। विभवांतर कितना है 40/20 तो ये आ जाएगा 2। IDC की बात कर लेते हैं। IDC कितना हो जाएगा हमारे पास 30/30 जो कि आ जाएगा 1। तो AD DB और DC AD DB DC पथों में धाराओं का अनुपात कितना हो जाएगा 3 2 1। अगर मैं रेशियो निकाल लूँ IAD रेशियो IDB रेशियो IDC ये कितना आ जाएगा 3 2 1 3:2:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें धाराओं का अनुपात 3 2 1 है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 जो कि ये इसमें से कौन सा यंत्र मापन के समय वोल्टेज स्रोत से धारा नहीं लेता। कौन सा ऐसा यंत्र है जो मीटर सेतु धारा लेता है, व्हीट स्टोन सेतु ये भी लेता है। विभव मापी क्या है, चूँकि ये विभवांतर को नापता है तो ये क्या होता है, इसका फ़ायदा यही होता है कि ये स्रोत से क्या होता है धारा नहीं लेता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी विभव मापी में शून्य विक्षेप बिंदु 7वें तार पर प्राप्त होता है। शून्य विक्षेप को 9वें तार पर स्थित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, उसके प्रतिरोध को क्या करो बढ़ा दो।
तो प्रतिरोध को बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना, मुख्य प्रतिरोध में वृद्धि कर, मुख्य परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि करना। हाँ, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें अगर प्रतिरोध में वृद्धि कर दोगे तो क्या हो जाएगा उसका, वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, 7वें के बजाय कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 9वें तार पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विभव मापी विभवांतर को वोल्टमीटर की अपेक्षा अधिक शुद्धता से मापता है क्योंकि वह एक उच्च प्रतिरोध का तार रखा। विभव मापी में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से, इसको हम हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी भी उसमें क्या नाम है परिपथ में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको समांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं। वह एक निम्न प्रतिरोध का तार रखता है, वह बाह्य परिपथ से धारा नहीं लेता, वह बाह्य परिपथ से अधिक धारा लेता है। हमने अभी देखा था कि 26 का क्या होगा कि जो विभव होता है वो बाह्य परिपथ से धारा नहीं लेता, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा हूँ कि एक सेल विभव मापी तार को 110 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर पर क्रमशः 10 ओम के प्रतिरोध से लघु परिपथ के साथ तथा उसके बिना असंतुलित किया जाता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध, हमें आंतरिक प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें पता है कि सेल का वैद्युत वाहक बल E/V किसके इक्वल होता है, L1/L2 के। जो लंबाइयाँ दिए होते हैं, ये रहा ना, एक सेल का विभव तार पर 110 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा L1 की वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, L2 की वैल्यू, पर क्रमशः 10 ओम के प्रतिरोध से, मतलब ये कैपिटल आर की वैल्यू गिवन। और हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होता है, E=I × R प्लस स्मॉल r, जो तुल्य प्रतिरोध हो जाता है, और V बराबर क्या होता है IR, ये ओम के नियम से। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ, E की जगह क्या रखूँगा, धारा I × R प्लस स्मॉल r अपॉन V की जगह क्या आ जाएगा IR L1/L2। तो I से I यहाँ कैंसिल आउट, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। कैपिटल R की वैल्यू कितना है 10 प्लस आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना अपॉन 10 L1 कितना है 110, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में L2 कितना है हमारे पास 100। अब देखना इसको मैं क्या करूँगा, 10/10 प्लस R/10, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म, 11/10। ऐसा करो, इसको अलग अलग मत करो, ये 10 प्लस R/10 11/10, 10 से 10 ख़त्म, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा 11 - 10, तो R की वैल्यू आ जाएगी 11 में से 10 के कितना 1 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका 1 ओम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु तथा इसके संतुलन की स्थिति व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, व्हीटस्टोन सेतु कुछ अगर याद हो तो इस तरीके से होता था, यहाँ पे हम प्रतिरोध P जोड़ते थे, ये इस तरीके से, और यहाँ पे हम इस तरीके से PQRS, तो इनके बीच का जो विभव होता था वो क्या हो जाता था, शून्य हो जाता है। इन दोनों के बीच का विभव क्या होता है, शून्य होता था। अगर यहाँ हम किसी प्रतिरोध को कनेक्ट कर देते तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता था, खत्म हो जाता। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता था, P/Q = R/S, यही था। तो इससे हम क्या निकालते थे, किसी अज्ञात प्रतिरोध का। ये कह रहा है ज्ञात प्रतिरोध के निर्धारण के लिए। हाँ, इससे हम ये भी चेक करते थे कि ये निर्धारण क्या है, ये सही है गलत। अज्ञात प्रतिरोध के निर्धारण के लिए वो होता अज्ञात प्रतिरोध के निर्धारण के लिए। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चूँकि ज्ञात प्रतिरोध का तो निर्धारण होता नहीं था, तो इसमें हम क्या होता अज्ञात प्रतिरोध को इस वाले फॉर्मूले में रख के क्या कर देते थे, उसको निकाल लेते। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज हमने लगभग 17-18 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब अगला जो वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PYQ डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।